हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ इज़हार पे एंड वेलकम बैक टू अदर केस स्टडी विद मी। आई थिंक ये पहली बार है जब तुम लोग मुझे छोटे बाल के साथ देख रहे हो। आई यूजुअली डोंट कट माय हेयर क्योंकि तब ऐसा लगता है कि मैं अगले दिन स्कूल जा रहा हूँ। आई नो दिस थिंग कि मैं बहुत ही ज़्यादा यंग दिखता हूँ बाल काटने के बाद, बट व्हाट कैन वी डू, राइट? गर्मी आ रही है। यू विल जस्ट हैव टू गेट यूज्ड टू इट। वेल, विद दैट आउट ऑफ द वे, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज केस। एक बच्चे के जो शुरुआत के साल होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं। जैसी तुम्हारी परवरिश होती है उस हिसाब से ही तुम्हारे बड़े होकर पर्सनालिटी बनती है। तुम्हें बचपन में कितना प्यार मिला है या नहीं मिला है, तुम्हें छोटे में कितना अटेंशन मिला है या नहीं मिला है, ये सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि तुम आगे क्या करोगे। पर क्या ये फैक्टर्स एक 11 साल की बच्ची को खूनी बना सकते हैं जो कि बस अपना काम निकालने के लिए अपने आसपास किसी को भी मैनिपुलेट कर दे? ये जो केस है, इसमें जो स्टोरी है, दैट रियली शॉक्ड मी एंड आई थिंक इस केस की वजह से मैं हमेशा के लिए बच्चों को एक अलग नज़रिए से देखूंगा। सो लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट टुडेज केस रिवॉल्विंग अराउंड मैरी बेल। Mary Flora Bell was born on 26th May 1957 in Northumberland, इंग्लैंड। मैरी की मॉम एलिजाबेथ बेल थी जिनका निक नेम था बेटी। बेटी एक प्रोस्टिट्यूट थी और वो ज़्यादातर ट्रैवलिंग की वजह से अपने घर में नहीं रह पाती थी और अपनी बेटी मैरी को कहीं दिनों तक घर में किसी और के साथ छोड़ देती थी। यह सिचुएशन इतनी बुरी थी कि एक बार बेटी ने मैरी को एक अनजान आदमी के साथ अपने ही घर में छोड़ दिया था और मैरी से पहले बेटी का एक और बेटा हुआ था जिसके साथ भी वो सेम चीज़ करती थी। कहा जाता है कि जब बेटी ने मैरी को जन्म दिया था तो मैरी के वूम से बाहर आते ही बेटी ने डॉक्टर को बोला कि टेक दिस थिंग अवे फ्रॉम मी। शी वॉज वेरी यंग एट द टाइम, वो सिर्फ 17 साल की थी, पर किसी भी माँ के मुंह से ऐसी चीज़ सुनना बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है। एंड ये बिहेवियर बेटी का फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहा। वो हमेशा अपने बच्चों को निगलेक्ट करती थी। बेटी ट्रैवलिंग के टाइम पर एक क्रिमिनल, रॉबर और अल्कोहलिक आदमी से मिली जिसका नाम था विलियम बिली बेल और मैरी के पैदा होने के 1 साल बाद ही बेटी ने बिली से शादी कर ली थी। सो दैट वॉज हर टेस्ट इन मैन। मैंने बहुत सारी जगह पढ़ा है कि द पीपल हु आर ब्रोकन दे ट्राई टू फाइंड अदर ब्रोकन पीपल सो दैट they can help them and they can fix them. I'm not saying this thing कि मैरी की मॉम बेटी एक broken person थी, but उसका जो behavior था and उसकी जो choice थी partner में, that does raise a question. Anyways, मैरी was an unwanted and neglected child. बचपन में मैरी जब अपने मॉम के साथ होती थी तो उसे चोट लग जाती थी या फिर वो खेलते खेलते गिर जाती थी और फिर भी बेटी मैरी का ध्यान या इलाज नहीं करती थी, जिसकी वजह से मैरी की आंट ईसा को लगा कि शायद बेटी ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है ताकि मैरी को बहुत गहरी चोट पहुंच जाए या फिर वो खेलते खेलते ही मर जाए। मैरी की आंटी ईसा ने यह भी बताया कि जब मैरी बस 3 साल की थी, सो इन 1960, बेटी ने गुस्से में आकर मैरी को फर्स्ट फ्लोर की खिड़की से नीचे गिरा दिया था, जिससे वो मिरेकुलसली बच तो गई थी पर उसे काफ़ी गहरी चोट आई थी, इंक्लूडिंग हर हेड ऑल्सो। एक बार बेटी ने मैरी को बहुत छोटे उम्र में अपनी स्लीपिंग पिल्स खिला दी थी इन होप्स कि वो दोबारा कभी ना उठे। एंड ये भी कहा जाता है कि बेटी ने एक बार एक मेंटली अनस्टेबल लेडी को मैरी को बेचने की कोशिश करी थी। दिस वॉज नॉट समबडी हु शी न्यू एट दैट टाइम। ये एक रैंडम लेडी थी पर वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी एंड बेटी को उस समय पैसों की जरूरत थी। उसको अपनी बेटी की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। बेटी ने मैरी इस लेडी को बेच भी दी और उन्हें ट्रेन स्टेशन में बाय बोलकर वो घर वापस आ गई। पर जब मैरी की बड़ी बहन कैथरीन को पता चला कि बेटी ने तो अपनी बेटी ही बेच दी, तो कैथरीन ने इस मेंटली अनस्टेबल लड़की के घर तक ट्रैवल करा, उन्हें सब बात समझाई और फिर मैरी को वो वापस व्हाइट हाउस रोड पर लेकर आई। और ये भी कहा जाता है कि जब मैरी बस 5 साल की थी, तो तब से ही बेटी अपने कुछ क्लाइंट्स को मैरी पर सेक्सुअल अब्यूज करने देती थी बस कुछ पैसों के लिए, विच इज जस्ट क्रूअल। एक लिटरल बच्ची के साथ उसकी ही माँ ने ये सब कुछ करा था। आई
कैन नॉट इमेजिन हाउ दिस मस्ट हैव अफेक्टेड हर मेंटल हेल्थ एट दैट पॉइंट। पर मैरी की जो मेंटल स्टेट थी उसके डगमगाने के साइंस बहुत जल्द दिखने वाले थे। घर में भी और स्कूल में भी मैरी का बिहेवियर बहुत अनप्रेडिक्टेबल था। उसे सडन अर्जेस होती थी, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते थे, और वो 9 साल तक की एज तक भी अपना बिस्तर गीला करती थी। विद सम पीपल माइट से कि बिस्तर गीला करिए, दैट इज़ नॉट द केस ओवर हियर। ओके, बहुत लेट एज तक अगर कोई बच्चा बिस्तर गीला करता है देन दैट इज़ अ साइन ऑफ नॉट बीइंग स्टेबल। वो स्कूल में कई बार बच्चों से लड़ जाती थी, और बहुत छोटी उम्र में भी उसने बच्चों को या तो क्लास में या फिर खेलते हुए गला दबाने की कोशिश करी थी। और इस ही बिहेवियर की वजह से ना तो बच्चे मैरी के पास जाते, ना ही उसके दोस्त बनने की कोशिश करते थे। इन स्कूल शी वॉज ऑल अलोन, एट होम शी वॉज ऑल अलोन। पर मैरी की बस एक दोस्त थी जिसका नाम था नॉर्मा जॉयस बेल। नॉर्मा मैरी की पड़ोस में ही रहती थी, और एक बस वो ही थी जो कि मैरी से बात करती थी। दोनों के सर नेम सेम थे, बेल, बट दे वर नॉट रिलेटेड, दे वर जस्ट नेबर्स। इट इज़ अनक्लियर एट दिस पॉइंट कि जब नॉर्मा मैरी से मिली थी तो उसे पता था या नहीं था कि मैरी का टेम्पर कैसा है, बट स्टेटमेंट के हिसाब से दे बोथ वर रियली गुड फ्रेंड्स। पर जैसे जैसे मैरी बड़ी हो रही थी उसके मूड स्विंग्स और उसकी हरकतें भी एक्सट्रीम हो रही थी, एंड दिस एक्सट्रीमनेस इट टुक अ रॉन्ग टर्न ऑन 11 मई 1968। एक 3 साल का बच्चा डेज्ड, खून से लथपथ और लड़कते हुए मार्गरेट रोड के पास कुछ लोगों को मिला। जैसे ही एक आदमी की नज़र उस पर पड़ी वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले गया, और जब वो ठीक हुआ तो उसने पुलिस को बताया कि उस दिन वो मैरी बेल और नॉर्मा बेल के साथ एक बिल्डिंग की छत पर खेल रहा था, जब अचानक मैरी को गुस्सा आया और उसने इस बच्चे को 7 फुट की ऊंचाई से नीचे धक्का दे दिया, जिसकी वजह से उसे इतनी चोट आई थी। उसने ये भी कहा कि धक्का मारने से पहले एलिजिडली मैरी और नॉर्मा दोनों ने रेत में खेलते समय इस बच्चे का गला दबाने की कोशिश करी थी। इस स्टेटमेंट miलने के शाम को ही जब पुलिस ने नॉर्मा और मैरी दोनों से ये पूछताछ करी कि क्या तुम इस बच्चे को जानते हो, तो उन दोनों ने ही इस चीज़ के लिए डिनाई कर दिया, और ये भी डिनाई कर दिया कि कभी वो उस घर में गए थे। मैरी ने चाइम इन करते हुए इस चीज़ में कहा कि उन्हें तो ये लड़का बस उस हालत में वहाँ पर मिला था, और इन दोनों ने बस उसे रोड का रास्ता बताते हुए पॉइंट करा था। फिर जब पुलिस ने गला दबाने की बात इन दोनों से पूछी तो मैरी ने उस चीज़ के लिए भी डिनाई कर दिया था। बट अकॉर्डिंग टू दैट बॉय, मैरी ने उस समय उससे ये पूछा था कि व्हाट हैपन्स इफ़ यू चोक समवन, डू दे डाई। इसके बाद मैरी ने अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन पर रखे और उसके गले को धीरे धीरे स्क्वीज करने लगी। इसकी स्किन का कलर नॉर्मल से पर्पल होने लगा, और फिर नॉर्मा ने चिल्ला के उसे रुकने के लिए बोला, पर वो रुकी नहीं। तभी इस बच्चे को बचाने के लिए एक दूसरी लड़की आई, और मैरी ने सेम चीज़ उस दूसरी लड़की के साथ भी करी। फिर एक और लड़की आई, सूजन, और मैरी ने सेम चीज़ उस लड़की के साथ भी करी। पुलिस ने लोकल अथॉरिटीज़ को मैरी के इस एक्सट्रीम बिहेवियर के बारे में वार्न कर दिया था, और उन्होंने स्कूल में भी इस न्यूज़ को फैला दिया था। ये जो एक्यूजेशन था मैरी और नॉर्मा के अगेंस्ट, ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम था, पर क्योंकि उस समय मैरी और नॉर्मा दोनों बहुत ज़्यादा छोटे थे तो पुलिस ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकती थी। पुलिस ने बस इन लड़कियों को वार्निंग दी और वहाँ से जाने के लिए कह दिया। बट ये पहली बार था जब पब्लिकली मैरी का नेचर और कारनामे लोगों को दिखे थे। पर अगर पुलिस उस समय एक्शन ले लेती तो शायद फ्यूचर में कहीं सारे जाने नहीं जाती। ऑन 25 मई 1968 85th स्ट्रीट मार्गरेट रोड में एक बहुत ही शैतान पर प्यारा 4 साल का बच्चा रहता था जिसका नाम था मार्टिन ब्राउन। जिस एरिया में मार्टिन रहता था वहाँ बहुत सारी अबैंडन्ड बिल्डिंग थी जो कि मोस्टली विक्टोरियन एरा के घर थे, एंड दे वर बीइंग डिमोलिश्ड एट दिस टाइम फॉर द मॉडर्न हाउसेस। पर कंस्ट्रक्शन चालू ना होने की वजह से कई सारे बच्चे इन टूटे फूटे घरों में खेलने जाया करते थे, और पेरेंट्स भी बच्चों को ज़्यादा कुछ नहीं बोलते थे, बस ये बोलते थे कि घर के पास ही रहना है। और जैसे ही वो देखते थे कि बच्चे दूसरे बच्चों के साथ है, दे जस्ट यूज्ड टू लेट देम प्ले। तो एक दिन 3:30 बजे जब 3 बच्चे इनमें से एक अबैंडन्ड हाउस में खेलने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि मार्टिन अपने पीठ के बल लेटा हुआ है। उसके हाथ स्ट्रेस थे उसके सर के ऊपर, और उसके मुंह से झाग निकल रहा था जिसमें थोड़ा खून भी था। खून और कहीं नहीं था उसके पास, और कुछ भी नहीं था। बट अदर देन दैट देयर वाज नो साइन ऑफ वायलेंस
ऑन मार्टिन्स बॉडी। ये साइट देखकर ये तीनों बच्चे वहां से बाहर भागे। उन्होंने लोकल्स को बताया कि उस घर में क्या हुआ है, जिन्होंने एम्बुलेंस बुलाई और बहुत ही जल्द उस घर में एम्बुलेंस आ भी गई थी। जैसे ही वो लोग वहां आए, नर्सेज ने मार्टिन को CPR देने की कोशिश करी, पर तब तक बहुत लेट हो चुकी थी और अब मार्टिन जिंदा नहीं था। पर वहां आए नर्सेज ने कुछ चीजें नोटिस करी। उसकी बॉडी के पास एक एस्प्रिन की बोतल थी, तो नर्सेज को लगा कि शायद मार्टिन ये खाकर मर गया हो। पर जब बाद में रिपोर्ट्स आई तो उन्हें पता चला कि उसकी बॉडी में कोई भी दवाई नहीं थी एंड मार्टिन बस नेचुरल कॉजेस की वजह से मरा था। पर जब नर्सेज मार्टिन को CPR दे रहे थे तो उस बिल्डिंग में 2 और लड़कियां आई थी, 10 साल की मैरी बेल और 13 साल की नॉर्मा बेल। नर्सेस को लगा कि ये सिर्फ बच्चे यहाँ खेलने आए हैं, तो उन्होंने उन दोनों को वहाँ से भगा दिया। जिसके बाद ये दोनों मार्टिन की आंटी के घर गए। उन्होंने मार्टिन की आंटी के घर का दरवाजा खटखटाया और जब मार्टिन की आंटी अपने घर के दरवाजे से बाहर आई तो मैरी ने उनसे कहा कि वन ऑफ योर सिस्टर्स बेयर्न्स हैज जस्ट हैड एन एक्सीडेंट। वी थिंक इट्स मार्टिन बट वी कैन नॉट टेल because there's blood all over him. By the way, Bairns means child. उस समय तो नहीं, पर बाद में मैरी ने ये खुद एडमिट करा था कि हाँ, उसी ने मार्टिन को मारा था। But at that moment, पुलिस ने ये डिड्यूस करा कि शायद से कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग थी, तो सर में चोट लगने की वजह से या फिर किसी और नेचुरल कॉज की वजह से मार्टिन की मौत हो गई थी। इसके अगले ही दिन 26 मई 1968 को मैरी का बर्थडे था, हर 11th बर्थडे। और मैरी एंड नॉर्मा ने वुडलैंड क्रेसेंट के पास एक नर्सरी में ब्रेक इन करा, जहां घुसकर इन दोनों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी थी। बुक्स फाड़ी, टायर्स निकाली, ब्लैक बोर्ड पे इंक फेंकी, टेबल्स फेंकी और इतना सब कुछ तोड़फोड़ करने के बाद ये दोनों वहां से भाग गए। जैसे ही स्टाफ को इस वैंडलिज्म के बारे में पता चला, उन्होंने सीधा पुलिस को कॉल करा, जो कि वहां पहुंच गए। और पुलिस को यहाँ तोड़फोड़ के बीच में 4 नोट्स मिले, जिनमें से एक नोट में लिखा था कि आई मर्डर सो दैट आई मे कम बैक। दूसरे नोट में ये लिखा था कि वी डिड मर्डर मार्टिन ब्राउन, फक ऑफ यू बास्टर्ड। तीसरे नोट में सिंपली ये लिखा था कि फक ऑफ वी मर्डर, वॉच आउट फैनी एंड एफ्सलर। पर जो फाइनल नोट था वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। यू आर माइस, वाई? बिकॉज वी मर्डर्ड मार्टिन को ब्राउन। You bet look out, there are murderers about by Fanny and old Efsler, you screws. ये 4 नोट ये पोर्ट्रे करते हैं कि कोई ना कोई सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए, सिर्फ मजे के लिए दूसरे बच्चों को मार रहा था। पर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पुलिस ने इस इंसिडेंट को बस ये बोलकर डिसमिस कर दिया कि ये बच्चों का प्रैंक है, ये उनकी शरारत है, ये उनका प्रैंक है, इट्स जस्ट अ प्रैंक ब्रो, राइट। इसके 2 दिन बाद ऑन 29 में जब मार्टिन ब्राउन की बॉडी को कॉफिन में डाला जा रहा था, तो दोनों मैरी और नॉर्मा मार्टिन के घर गए। उन्होंने मार्टिन की मॉम को बुलाया और उनसे कहा कि हमें मार्टिन से मिलना है। जून, जो कि मार्टिन की मॉम थी, उन्होंने इन दोनों से कहा कि अभी तो मार्टिन को नहीं देख सकते हो बेटा, थिंकिंग कि शायद से इन बच्चों को नहीं पता होगा कि मार्टिन के साथ एक्चुअली क्या हुआ है। पर ये सुनकर मैरी ने जून से कहा कि ओह, आई नो ही इज डेड, आई जस्ट want to see him in his coffin. If that did not give you chills, let me remind you this thing कि ये 11 साल की बच्ची थी और मैरी बेल बस यहाँ पर नहीं रुकी थी। She was soon about to attack another innocent boy. On 31st July 1968, ब्रायन हावी, जो कि उस समय बस 3 साल का था, वो अपने भाई और बहन के साथ खेल रहा था अपने ही घर के बाहर। और इन तीनों को देखकर वहाँ मैरी और नॉर्मा भी आ गए थे। तो खेलते खेलते ब्रायन अपने डॉग को लेकर मैरी और नॉर्मा के साथ खेलने चले गया। उनके पेरेंट्स ने भी कुछ नहीं बोला क्योंकि बच्चे वहाँ खेलने जाते ही थे, एज आई सेड बिफोर। पर जैसे ही शाम हुई और ब्रायन वापस नहीं आया तो उसकी फैमिली को चिंता होने लगी और ब्रायन की पूरी फैमिली एक सर्च पार्टी के साथ रात को ही उसे ढूंढने के लिए निकल गए। और ढूंढने के थोड़ा देर बाद ही उनके घर के पास के प्लेग्राउंड में ब्रायन की बॉडी 2 बड़े कंक्रीट ब्लॉक के बीच में मिली थी, जिसके ऊपर थोड़ा बहुत घास फूस था। जब पुलिस वहाँ आई तो उन्होंने ये चीज़ नोटिस करी कि ब्रायन को मारने के बाद उसके कातिल ने उसकी बॉडी को छुपाने की कोशिश करी थी, क्योंकि उसकी बॉडी घास फूस से कवर्ड थी। बट दे डिड सच अ पुअर जॉब
कि पुलिस भी हैरान रह गई थी। ब्रायन की बॉडी पर छोटे ब्रूजेस थे, उसकी नेक पर स्क्रैचेस थे और उसकी बॉडी के पास में एक टूटी हुई सीजर थी। ब्रायन के बाल बहुत ज़्यादा अजीब वे में काटे गए थे और उसके जेनिटेलिया के पास एक एम वर्ड का निशान भी मिला था जो कि काटा गया था सीजर से। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई ब्रायन को बुली कर रहा हो। और इन ब्रूजेस और स्क्रैचेस को देखकर पुलिस ने ये डिटरमाइन करा कि ब्रायन को भी गला दबाकर मारा गया है। जो भी ब्रायन का कातिल था उसने एक हाथ से ब्रायन के नॉस्ट्रल्स बंद करे और दूसरे हाथ से उसका गला दबाया। पुलिस ने एक और चीज़ डिड्यूस करी कि जो भी ब्रायन का कातिल था वो एक बच्चा था, क्योंकि बड़े आदमी का पहला तो फोर्स ज़्यादा होता है, दूसरा उसके हैंड प्रिंट भी ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े होते हैं। और ब्रायन के कपड़ों और जूतों पर एक ग्रे और मरून फाइबर पाया गया था। ये फाइबर्स ब्रायन के घर में किसी के भी कपड़े के नहीं थे, तो पुलिस ने ये फाइबर्स अपने पास एविडेंस के तौर पर रख लिए थे। ब्रायन हाउई की बॉडी मिलने के बाद बहुत ही बड़े स्केल में मैन हंट शुरू हो गया था। 100 से ज़्यादा इन्वेस्टिगेटर नॉर्थम्बरलैंड के आसपास इन्वेस्टिगेशन करने लगे थे और उन्होंने करीब 1200 बच्चों से क्वेश्चंस पूछना शुरू करा, जिनमें से 2 मैरी और नॉर्मा भी थे, जिनके खिलाफ सभी बच्चों ने बोला कि ये 2 लड़कियां ब्रायन के साथ उस दिन पार्क में खेल रहे थे। पुलिस के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन के दिन नॉर्मा ही ज़्यादा बात कर रही थी, जबकि मैरी पीछे बैठकर सब कुछ सुन रही थी और सब चीज़ें नोटिस कर रही थी। अगेन दिस इज़ एन 11-year-old किड बाय द वे। आई डोंट नो कि उसके पास ऐसा दिमाग कहाँ से आया दैट शी वाज लाइक दिस। पर इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर दोनों ने ही मना कर दिया था कि वो ब्रायन को नहीं जानते थे। पर जब पुलिस ने ये नोटिस करा कि उन दोनों की स्टोरी उस दिन को लेकर अलग अलग थी, तो हाँ, मैरी और नॉर्मा ने ये मान लिया था कि वो दोनों ब्रायन को जानते हैं और उस दिन उसके साथ खेल रहे थे। मैरी ने पुलिस से ये कहा कि शी रिमेंबर्ड सीइंग एन 8-year-old लोकल बॉय प्लेइंग विद ब्रायन ऑन दैट आफ्टरनून ऑफ July 31st and that she had also seen him hitting the child. Furthermore, she stated that she also remembered that the boy had been covered in grass and weeds as if he had been rolling in a field, and that he had in possession of a small pair of scissors. इसके बाद मैरी ने एक गलती कर दी और अपनी स्टोरी को और बिलीवेबल बनाने के लिए उसने ये कहा, I saw him trying to cut a cat's tail off with scissors, but there was something wrong with them. One leg was broken or bent of that cat. बस इस ही स्टेटमेंट से ऑफिसर जेम्स डॉब्सन ने ये डिड्यूस करा कि मैरी ने ही ब्रायन को मारा था और वो ही असली कातिल थी। अब पुलिस ने मैरी और नॉर्मा दोनों को पकड़ लिया इन द सेंस ये नहीं कि जेल में रखा था, बट दे न्यू कि इन दोनों ने ही मारा है बच्चों को। और ये चीज़ डिस्कवर होने के 2 दिन बाद नॉर्मा के पेरेंट्स की कॉल पुलिस स्टेशन में आई। उन्होंने पुलिस को ये कहा कि नॉर्मा को पहले से ही ब्रायन की मौत के बारे में पता था और वो ये चीज़ बताना भी चाहती थी। तो जेम्स डॉब्सन नॉर्मा के घर गए, उसे डांटा, उसे वार्निंग दी और फिर उससे पूछा कि तुम्हें जो भी पता है सब कुछ सच सच मुझे बता दो। तो नॉर्मा ने कहा कि उस दिन मैरी किसी के साथ खेल रही थी, फिर वो मुझे ये बोल कर ले गई कि चलो टिन लीजी के स्पॉट पे चलते हैं। अगेन इट्स अनक्लियर कि टिन लीजी का मतलब क्या है, बट आई थिंक इट इज़ द नेम ऑफ दैट प्लेस। फिर जब नॉर्मा वहाँ पहुँची तो उसने देखा कि ब्रायन वहाँ मरा पड़ा था। मैरी ने उसके बाद नॉर्मा को ब्रायन की बॉडी के ऊपर चढ़कर ये डेमोन्स्ट्रेट करा कि कैसे उसने ब्रायन का गला दबाया और उसे मार दिया। फिर मैरी ने नॉर्मा को बताया कि ब्रायन को मारकर उसे हेड में बहुत ही ज़्यादा रिलीज फील हुआ और अच्छा फील हुआ और उसने ही ब्रायन के जेनेटेलिया पर रेजर ब्लेड से एम काटा था। ऑफिसर डॉब्सन वाज शॉक्ड ऑब्वियसली, क्योंकि कोई भी एक बच्चे से ऐसी उम्मीद नहीं करता है। पर जब वापस जाकर डॉब्सन ने ये सारी बात मैरी को बताई तो उसने पहले तो डिनाई करा और फिर डॉब्सन को कहा दैट यू आर ट्राइंग टू ब्रेन वॉश मी, आई विल गेट अ सॉलिसिटर टू गेट मी आउट ऑफ दिस। इवन एज अ 11-year-old किड मैरी को एक तो लॉयर के बारे में और दूसरा लीगल थीसिस के कॉन्सेप्ट के बारे में पता था। उसे ये भी पता था कि अब वो फंस चुकी है और कोई भी उसकी हेल्प नहीं करेगा। उसकी मॉम उसे इस जाल से नहीं छुड़ा सकती, उसके स्टेप डैड उसे इस जाल से नहीं छुड़ा सकते। इन दैट मोमेंट मैरी को तो ये भी नहीं पता था कि उसके पेरेंट्स एक्चुअली हैं कहाँ। तो उस दिन इवनिंग में जब मैरी को कोई और ऑप्शन नहीं दिखा तो उसने डॉब्सन के पास सब कुछ एडमिट कर दिया कि हाँ, उस ही ने ब्रायन को मारा है। अब जो फैब्रिक ब्रायन की बॉडी के पास मिले थे, फॉरेंसिक रिपोर्ट से यह भी पता चला कि ये फैब्रिक मैरी और नॉर्मा के कपड़ों के ही थे। एंड ऑल ऑफ दिस मेंट दैट
they finally caught the killer. ब्रायन हावी की बॉडी 7 अगस्त 1968 को सेमेटेरी में दफनाई जा रही थी और उस दिन ही शाम में डॉब्सन मैरी को अरेस्ट करने वाले थे। ब्रायन की डेथ की बात इतनी फैल चुकी थी कि उस सेमेटेरी में करीब 200 लोग आए थे। पर जब डॉब्सन उस सेमेटेरी में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मैरी सेमेटेरी के गेट पे खड़ी है और वो अपने हाथ मल रही थी एंड जोर जोर से ब्रायन का कॉफिन देखकर हंस रही थी। ऑफिसर डॉब्सन ने तब अपने आप से ये कहा कि माय गॉड, आई हैव गॉट टू ब्रिंग हर इन और एल्स शील डू अनदर वन। दोनों लड़कियों को ब्रायन की मौत के लिए चार्ज करा गया था, जिसके लिए मैरी ने बस ये कहा कि दैट्स ऑल राइट बाय मी। पर नॉर्मा रोते हुए धीमी आवाज़ में अपने आप से ये कही, आई नेवर, I'll pay you back for this. See, in this case, it is clear कि नॉर्मा सबमिसिव थी और सबमिसिव होने की वजह से वो मैरी की हर एक बात मानती थी और नॉर्मा ने मैरी पर बहुत लंबे टाइम तक स्निच भी नहीं करा था। पर रिपोर्ट्स के हिसाब से नॉर्मा ने कोई भी कत्ल नहीं करा था, ना ही उसने बच्चों को छुआ था। सारे खून मैरी ने ही करे थे। नाउ यू रिमेंबर दिस थिंग कि मैंने शुरुआत में तुम्हें मैरी की चाइल्डहुड की स्टोरी बताई थी। सी, वो इसलिए था क्योंकि आई थिंक जो मैरी का ये नेचर था, जो ये इसकी पर्सनालिटी थी, वो पहला तो उसके अब्यूज़ की वजह से और दूसरा उसकी मॉम के नेग्लेक्ट की वजह से हुआ था। कोई भी बच्चा अंदर से इतना सुन नहीं होता कि वो एक दूसरे बच्चे को चोट पहुंचा दे, पर मैरी के एनवायरनमेंट ने उसे अंदर से इतना कठोर बना दिया था कि बहुत छोटी उम्र में उसने एक गलत स्टेप ले लिया और उसे एक ऐसा इंसान बना दिया था। मैरी बेल को दोनों लड़कों की मौत के लिए सजा सुनाई गई थी, पर नॉर्मा बेल को सारे चार्जेस से हटा दिया गया था जब मैरी ने खुद कहा कि नॉर्मा ने इस केस में कुछ भी नहीं करा था। जब नॉर्मा ने ये चीज़ ज्यूरी के सामने सुनी तो उसने खुशी से, एक्साइटमेंट में अपने हाथ से ताली बजाई, जबकि मैरी उसके पीछे बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। और उस कोर्ट में उस समय मैरी की मॉम और ग्रैंड मदर भी थी। एंड इसी के साथ ये केस यहीं पर समाप्त होता है। बिफोर यू गो, आई वुड जस्ट लाइक टू से कि अगर आपको ट्रू क्राइम वीडियोस देखना पसंद है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू मी एंड सजेशन दे देना मुझे कमेंट्स में अगर आपको कोई केस चाहिए तो। बट आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर हेल्दी, आई होप ऑल ऑफ यू आर हैप्पी। प्लीज़ कीप योर लव्ड वंस वेरी क्लोज टू यू गाइज एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय।